की वारदात को अंजाम दिया करती थी। पुजारी के घर से 1.5 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने दोनों से 30 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। वारदात के 4 आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस ने मामले का ये बड़ा खुलासा किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप, बिलासपुर से ये बड़ी खबर है। 1.5 करोड़ रुपए की लूट के 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। प्रार्थी कृष्ण कुमार मिश्रा के घर में 6 लोग आए, 4 पुरुष और 2 महिलाएं, और उनके द्वारा उनके मित्र के द्वारा जो उनके घर में संदूक रखाया गया था जिसमें कुछ पैसे थे, उसको आरोपियों के द्वारा मांगा गया और क्राइम ब्रांच बनकर उनको बोला गया कि आप कहीं फ़ोन नहीं लगाएंगे और ये सामान हम लेने आए हैं, ये सामान हमें दीजिए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेहियों की पहचान की गई और इसमें शामिल जो है 2 आरोपियों को पुलिस ने जो है अरेस्ट किया है। और बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। उमेश, आखिर कैसे पहुंची पुलिस इन तक? दूसरा ये कि और किन किन वारदातों में ये जो आरोपी हैं शामिल रहे हैं? कोई पुरानी वारदातों का खुलासा हुआ क्या? प्रशांत जी, देखिए, ये पूरा जो मामला था सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का था और 13 अगस्त की ये पूरी घटना थी, जब एक वाहन पर सवार होकर 6 लोग उस पुजारी के घर में पहुंचे और पुजारी के घर की तलाशी लेते हुए ये कहा कि वो क्राइम ब्रांच की टीम है, जिसमें से 2 महिला और 4 पुरुष थे। फिलहाल जब इस पूरे मामले की शिकायत हुई और लगभग 1 करोड़ 30 लाख की लूट की जो है वो शिकायत दर्ज की गई। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करते हुए लगभग 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके साथ ही टेक्निकल एविडेंस के सहारे ये जो पुलिस है इन महिलाओं की पहचान कर उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक का नाम है सिंधु वैष्णव और दूसरी का नाम है रानी बैरागी। इन दोनों महिलाओं से 30 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। चूंकि ये पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया, क्या इसकी प्लानिंग थी, इस पर अगर हम बात करें तो जो प्रार्थी है त्रिपाठी मिश्रा, उसके घर पे उसके जो दोस्त है प्रकाश पांडे, उसने इस पैसे को रखाया था और प्रकाश पांडे के घर के महिलाओं ने ही इस खबर को जो है अपने पड़ोसी और आसपास के लोगों को लीक की थी, जिसकी जानकारी, जिसकी भनक जो है उनके रिश्तेदारों की थी और यही रिश्तेदार जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिए और घटना तक को अंजाम देने के लिए इन्होंने फर्जी क्राइम ब्रांच का टीम बना और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अभी भी जो 4 आरोपी है, जो पुरुष आरोपी है, वो फिलहाल फरार है। पुलिस उनकी सरगर्मिता से तलाश कर रही है, अलग अलग जगहों पर टीम भेजी गई है। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि जल्द उन आरोपियों को पकड़कर इस पूरे बड़े मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए उमेश, धन्यवाद। और अब खबर दुर्ग से। दुर्ग में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। फैक्ट्री में मास्क बनाए जाते हैं। कुम्हारी थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर यह हादसा पेश आया है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग में, जहां एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी है, भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। आग बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में मास्क बनाए जाते हैं। मामला दुर्ग के कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी, हालांकि अभी भी आग बुझाई नहीं जा सकी है। कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, आग कैसे लगी? दूसरा ये कि अभी क्या स्थिति है, आग बुझाई जा चुकी है या कोशिशें जारी हैं? देखिए, बता दूं कि ये पूरी घटना जो है शाम करीब 4:30 बजे की है, जब अचानक में फैक्ट्री में आग लग गई और उसके बाद में देखते ही देखते फैक्ट्री में आग जो है चारों ओर फैलने लगी। तत्काल इस घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर अग्निशमन विभाग का दस्ता पहुंचा। करीब 4 गाड़ियां यहां से रवाना की गई थी, जो खाली होने के बाद में करीब 15 से 20 राउंड उनके हो चुके हैं, जो अभी तक आग नहीं बुझाई जा सकी। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग काफी फैल
रही थी, जिसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। गनीमत ही रही कि क्षेत्र में वहां पे पानी बरस रहा था, इस वजह से आग जो है वो और ज्यादा नहीं फैल पाई है। फिलहाल कुम्हारी पुलिस ये जांच करेगी कि आखिरकार वजह क्या थी आग लगने का, लेकिन प्राथमिक रूप से बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। जो फैक्ट्री लगी है उसमें ग्लव्स बनाए थे, मेडिकल हेल्थ केयर के नाम से ये फैक्ट्री संचालित है, जहां पर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी ग्लव्स हो चाहे मास्क हो वो बनाया जाता था, और वहां पे जितनी भी सामग्री रखी है वो सब जलकर नष्ट हो गया है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कई लाखों का नुकसान हो सकता है। जब जांच की जाएगी तो और भी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कितने का नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, आकलन किया जाएगा जब आग बुझाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर रायगढ़ से। रायगढ़ में महिला से गैंगरेप के मामले में कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। यह समिति गांव का दौरा कर मामले की जांच करेगी और इस दौरान ग्रामीणों से भी बातचीत कर घटना की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। समिति में विधायक विद्यावती सेदार, चातुरी नंद, कविता प्राण लहरे और जिलाध्यक्ष अरुण मालाकार शामिल हैं। आपको बता दें कि रायगढ़ में एक विधवा महिला से गैंगरेप किया गया था। महिला रक्षाबंधन के दिन मेले से लौट रही थी, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों में महिला का एक दोस्त और उसके 10 साथी शामिल हैं। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने बताया कि महिला से कुछ आरोपियों ने गलत काम किया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पीड़िता की स्थिति अभी सामान्य है। थाना आके रिपोर्ट करवाई कि उसके साथ 19 को शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास कुछ लड़कों ने अनैतिक संबंध बनाए हैं। लड़की जब अपने गांव से मेला देखने के लिए रायगढ़ के लिए निकली थी, तब रास्ते में कुछ लड़कों ने उसको रोक के उसके साथ बलात्कार किया है। मामला जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध क्रमांक 194/24, जो कि गैंग रेप की धारा 70/1 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। और खबर अंबिकापुर से है, जहां बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक को रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी गई हैं। 2 गोली उसके सीने और एक पेट में लगी। युवक का शव अंबिकापुर मनिंद्रगढ़ रोड के किनारे जंगल के पास कार में मिला। कार का शीशा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसके पास से 50,000 रुपए मिले हैं, जिस युवक से पूछताछ की जा रही है। यह युवक मारे गए युवक की दुकान में 3 साल पहले काम करता था। उधर राजधानी रायपुर में कारोबारी की कार पर फायरिंग करने वाला मुख्य शूटर पंजाब में पकड़ा गया। आरोपी को पंजाब पुलिस ने आर्म्स एक्ट में पकड़ा था, जिसके बाद से वो भटिंडा की सेंट्रल जेल में बंद था। आरोपी को रायपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। शूटर ने मुंह में कपड़ा बांधकर बाइक से फायरिंग की थी। आरोपी सागर पंजाब के मानसा जिले का रहने वाला है। वारदात के पहले इसने तेलीबांधा क्षेत्र स्थित कारोबारी के ऑफिस की अपने साथी के साथ मिलकर रेकी की थी। दोनों आरोपी बाइक पर सवार थे। मामले में बाइक चला रहा दूसरा आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगली खबर का रुख करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण और क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया। छत्तीसगढ़ में मिलाजुला असर देखने को मिला। रायपुर से लेकर कांकेर, दंतेवाड़ा हो या फिर बस्तर, हर जगह आंशिक बंद नजर आया। गरियाबंद, मुंगेली, कांकेर में सुबह से जरूरी सेवाओं को छोड़कर बस, स्कूल, कॉलेज, बाजार, दुकानें बंद रही। कांकेर में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया, लेकिन रायपुर में बंद को समर्थन नहीं दिया। वहीं कोंडागांव में भारत बंद के प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ। कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रही हजारों लोगों की भीड़ भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। हजारों लोग कलेक्ट्रेट में घुस गए। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने हंगामा किया। सुरक्षा घेरा को तोड़ दिया गया।
वहीं राजधानी रायपुर में भारत बंद का मिला जुला असर नजर आया। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन नहीं दिया। व्यापारियों ने दुकान बंद करने से इनकार कर दिया और बंद को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही। शहर के चौक चौराहों पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की टीम तैनात रही। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ST/SC श्रेणी के सब कैटेगरी को लेकर सुनाए गए फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन राजधानी रायपुर में भारत बंद को लेकर मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत बंद को समर्थन नहीं दिया है। तो ऐसे में कुछ व्यापारियों ने दुकानें भी बंद करने से इनकार कर दिया है, तो कुछ दुकानें यहाँ पर बंद है। इसके साथ ही कुछ मार्केट्स भी राजधानी रायपुर में ओपन जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा समाज से जुड़े लोगों के द्वारा बाइक के माध्यम से शहर के चौक चौराहों पर दुकानें जो हैं वो बंद कराई जा रही है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में शहर के चौक चौराहों पर पुलिस की टीम भी तैनात है और पुलिस भी जो है अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि अगर किसी भी। और उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि स्वागतम पोर्टल सुशासन के क्षेत्र में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम। इसके तहत ऑफिस के दस्तावेजों को डिजिटल किया जाएगा। इससे फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजने में जो पहले समय लगता था उसकी बचत हो। साथ ही दस्तावेजों की हेराफेरी या गायब होने की डर भी नहीं रहेगा। फाइल के डिजिटल होने से अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग में भी आसानी होगी। जल्द इसे दूसरे विभाग में भी शुरू किया जाएगा। आज हम लोग सरकार में ज्यादा पारदर्शिता और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक साथ तीन प्रणाली यहाँ पर लागू कर रहे हैं। एक तो सीएमओ पोर्टल का शुभारंभ किए हैं, एक स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किए हैं और एक ई ऑफिस प्रणाली का यहाँ पर शुभारंभ किए हैं। और ये तीनों पोर्टल के शुभारंभ से प्रदेश के सुशासन के क्षेत्र में हम एक मील का पत्थर स्थापित कर रहे हैं। और 23 अगस्त के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं गृह मंत्री, जिसको लेकर सीएम हाउस में बैठक हुई। पुलिस अधिकारियों ने सीएम के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पुलिस के अधिकारियों के साथ नक्सल समस्या और नक्सल इलाकों में चलाई जा रही योजनाओं पर बात करेंगे। इस पर अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री के सामने अपनी बात भी रखेंगे। सीएम साय ने बैठक में शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया। और बस्तर की जनता ने चाह लिया है नक्सलवाद समाप्त हो, यह कहना है डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस्तर के गांव-गांव में परिवर्तन हो रहा है। विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की बैठक लेंगे। जनता ने, मैं आपको स्पष्टता है इसमें कहना चाहता हूं कि बाकी जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, जो सरकार काम कर रही है, जो विकासात्मक काम कर रहे हैं, वो सब एक तरफ है। बस्तर की जनता ने चाह लिया है, अब वो समाप्त होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन है, 23 की रात में आएंगे। 24 को छत्तीसगढ़ और आसपास के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और साथ में डीजीज सबकी संयुक्त बैठक है। हर राज्य के माध्यम से वहाँ पर होने वाली गतिविधियों और उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों पर चर्चा है। मैं सोचता हूँ कि समग्रता के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी योजना इस पर बनकर तैयार होगी। और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि नक्सल समस्या पर केंद्रीय गृह मंत्री बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। तोखन साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार नक्सल समस्या का सही तरीके से समाधान नहीं कर पाई, जिसकी वजह से प्रदेश को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2 से 3 साल में नक्सल समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसकी क्या तैयारी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू। सर,
23 तारीख को रात में 10 बजे गृह मंत्री पहुंचे कि नक्सल समस्या को लेकर वो चर्चा करेंगे, तमाम राज्यों के मुख्य सचिव भी होंगे। आपको क्या लगता है, मतलब जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने कहा कि हम 2-3 साल में खत्म कर देंगे, तो क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, हम सभी छत्तीसगढ़िया उनका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये जब से सरकार बनी तब से नक्सल प्रभावित जिलों पर सरकार का पूरा ध्यान रहा है। माननीय मंत्री जी बैठक लेंगे और नक्सलों के खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है वो हम सबको पता रही है, हम सब देख रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सली अपने वापस आ रहे हैं। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। हमारे जवान नक्सल प्रभावित जिलों में पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले 2-3 साल में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो तोखन साहू साहब कह रहे हैं कि गृह मंत्री के आने से राज्य में जो नक्सल की समस्या है वो खत्म होगी और आने वाले 2 या 3 साल में राज्य पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। गरियाबंद में बाल बाल बची एक युवक की जान। घटा रानी वाटरफॉल में बड़ा हादसा टल गया। वाटरफॉल में युवक डूब रहा था, लोगों ने युवक की जान बचा ली। रायपुर से घूमने आया था यह परिवार और परिजनों ने राहत की सांस ली है। ये बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां वाटरफॉल में एक बड़ा हादसा टल गया। एक युवक डूबते डूबते बचा है। घटा रानी वाटरफॉल में ये बड़ा हादसा होते होते बचा है। हालांकि युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लोगों ने युवक की जान बचाई। घूमने के लिए पूरा परिवार यहां आया हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। वाटरफॉल में परिवार घूमने आया था, उसी दौरान ये हादसा पेश आया। गनीमत रही कि युवक की जान बचा ली गई, उसे डूबने से बचा लिया गया। और भिलाई में घर के बोर से खौलता पानी निकल रहा है। बारिश के मौसम में भी इतना गर्म पानी निकलने के चलते परिवार के लोग हैरान है। वहीं आसपास के लोग भी इसे देखने पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी इतना गर्म रहता है कि उसमें चावल भी पक जाए। ये बोर वार्ड नंबर 38 शहीद वीर नारायण वार्ड में प्रेमा देवी के घर में। प्रेमा देवी ने बताया कि 28 साल पहले ये बोर कराया गया था। इतने सालों तक इसमें कभी गर्म पानी नहीं आया। पिछले 15 दिनों से इसमें खौलता हुआ पानी निकल रहा है। ये ना और से देखे पानी पूरा, तो बोले एकदम बोले ये तो भाप निकल रहा है पानी से। सही बात है। तो ये हुआ 2-4 दिन में, 1-2 दिन में ऐसे ठीक हो जाएगा। बाकी तो फिर बोले कि देखो अच्छा 2-4 दिन हो गया। अब 2-4 दिन बाद अगल बगल वाले लोग को भी बताया गया कि उबला पानी निकल रहा है भाप जैसे। उमा जी और शिव का स्थान रहा है शुरू से हमारे घर में। इनकी पूजा पाठ होते रही है। देवी शक्ति से इनकार तो नहीं करेंगे? नहीं, इनकार तो नहीं किया जा सकता है। देखिए साइंस का भी जमाना और देवी शक्ति, दोनों चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी जांच के बाद ही सामने आएगा जो चीज़। अगर ये जेनेटिक एक्टिविटी है तो चूंकि हमारा जो ये इलाका है वो लाइमस्टोन बेल्ट पे पड़ता है, तो हो सकता है कि लाइमस्टोन के कारण कभी कभी वहाँ लाइमस्टोन में कुछ कैल्शियम के लिए लेंसेज बनते हैं। अगर वो पानी उससे इनकाउंटर होकर के आ रही है तो वो पानी को गर्म करेगी। और खबर रायगढ़ से है, जहां करसिया के डार आम गांव में पहुंचा हाथियों का दल। गन्ना और धान की फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाया हाथियों के दल ने। 8 हाथियों का दल गांव में घूम रहा है। हाथियों का दल गांव के पास पहाड़ी पर नजर आया। ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारियों की मदद से अब हाथियों को यहां से खदेड़ा जा रहा है। रायगढ़ से खबर है, जहां गांव में पहुंचा है हाथियों का दल। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है और दूसरी तरफ हाथियों के इस दल को यहां से खदेड़ा गया। और अब देखिए टॉप 20। दुर्ग में